डिबेट की नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त नई संसद और पुरानी संसद के ठीक सामने बाहर मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे ये दोनों भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। नई संसद का आज उद्घाटन करने के साथ ही शुभारंभ हो गया है लोकतंत्र के एक नए अध्याय को लिखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज जब इसका उद्घाटन किया गया तो जिस तरह की तस्वीरें भीतर से सामने आई वो देखते ही बनती थी। नई दिशा, नई सोच, नई प्रगति, नई तरक्की और इसी के साथ नई नई राहें तय करता हुआ हिंदुस्तान अपने ही तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर हिंदुस्तान की पहचान रही है, उसको और मजबूत करता हुआ ये नया संसद भवन। लेकिन नई संसद के निर्माण और उसके उद्घाटन के साथ ही साथ जो बवाल का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की मजबूती की बात करते रहे तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर के जरिए लगातार विपक्षी दलों की ओर से वार प्रत्यावार का दौर चलता रहा। सबसे पहले ट्वीट आया आरजेडी की ओर से, जिसने ताबूत के साथ संसद भवन की तुलना कर दी, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। अभी ये बात खत्म होती ही उसके बाद जेडीयू के नेताओं का बयान सामने आ गया और ये कह दिया कि कलंक का नया इतिहास रचने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। उसके बाद राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस सामने आ गई। एक तरफ नेहरू जी की फोटो के साथ उनके पैरों में छोटे से नरेंद्र मोदी को खड़ा करके ये कहा गया, एक अलग तरह की टिप्पणी के जरिए दरअसल तंज कसने की कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी के नेताओं की सख्त प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ कह दिया गया राहुल गांधी की ओर से कि राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी नहीं रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से आरजेडी, जेडीयू जैसे तमाम दलों के बयान सामने आए हैं, क्या इस निचले स्तर पर चली जाएगी राजनीति की मर्यादा? नई संसद किसी एक पार्टी, किसी एक दल, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह हिंदुस्तान की नई संसद है। हिंदुस्तान की नई तस्वीर और तकदीर को गढ़ता हुआ यह नई संसद है। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की राह दिखाता हुआ यह नया संसद है। और परिसीमन के बाद जब यहां पर सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी हिंदुस्तान को गढ़ने की, रचने की, इसको आगे ले जाने की। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति हुई है उसने तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। पक्ष और विपक्ष के तमाम मेहमान जुड़ेंगे, जिससे इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगा तरंग रमणीय जटातलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। ये प्रतिबिंब है न्यू इंडिया की, ये दर्शन है भारत के लोकतंत्र की। भोलाभं भूमिपुत्र सकल गुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवम्। ये नई संसद है लोकतंत्र के जननी की। दीर्घायुस्संहिकेयो विपुलजरजषः केतुराचन्द्रतारम्। पूजा हवन और मंत्रोच्चार के साथ जो अध्याय शुरू हुआ, उस सिंगोल की स्थापना पर जाकर नई बुलंदियों को छू लिया। पीएम मोदी ने जो सपना देखा आज उसे साकार कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों के लिए 28 मई 2023 का दिन समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर छोड़ गया। ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। संसद के नए भवन के निर्माण में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय साफ दिखाई देता है, जिसके बारे में खुद पीएम मोदी ने बताया। नए संसद भवन को भारत की परंपराओं का प्रतीक करार दिया। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल
कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। 21वीं सदी के नए भारत के बुलंद हौसले की गवाह बनेगी नई संसद। विकसित भारत के सपने को साकार करेगी नई संसद। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने 9 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। जिस नई संसद में अब भारत के विकसित होने की कहानी लिखी जाएगी, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रूपरेखा तैयार होगा, उसे तैयार करने वाले 60,000 श्रमिकों की मेहनत का जिक्र करना पीएम मोदी नहीं भूले। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक तरफ नए संसद भवन के जरिए भारत की विकास गाथा का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त लालू यादव की पार्टी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से सियासत की सबसे निम्न स्तर की बातें ट्वीट की गई। आरजेडी ने ट्वीट करके 2 तस्वीरें लगाई, एक में ताबूत की तस्वीर तो दूसरे में नया संसद भवन, और लिखा ये क्या। आरजेडी के इस ट्वीट पर बवाल मच गया। ये नया सदन पूरे भारत के लिए, और जो ताबूत के जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने इसको तुलना किया है, राष्ट्रीय जनता दल को 2024 और 25 के चुनाव में बिहार और देश की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर बंद कर देगी। हालांकि चौतरफा छीछा लेदर के बाद आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम का बयान आया, लेकिन वो भी हैरान करने वाला। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम की माने तो उन्होंने ट्वीट देखा ही नहीं। जानकारी नहीं देख रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी भी इस ऐतिहासिक मौके पर सियासत करने से बाज नहीं आई। देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। आलोचना के स्वर कांग्रेस की तरफ से लगातार उठ ही रहे हैं। सांसदी गंवाने वाले राहुल गांधी ने नए संसद के उद्घाटन पर ट्वीट करके कुछ यूं उद्गार व्यक्त किए। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। यानी नई संसद का उद्घाटन का मौका भी सियासत की छाया से दूर नहीं रह सका। जिसकी जैसी भावना थी, उसने अपने हिसाब से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर परिभाषा गढ़ी। माना कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन जिस तरह के बयान और टिप्पणियां इस खास मौके पर विरोधी खेमे से आए, अगर वो नहीं आते तो शायद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर होता। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।
सुबह सुबह 5:30 बजे मैं यहाँ पर पहुंची, सूर्योदय की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई और अब जब सूर्यास्त हो रहा है और नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है तो वो तस्वीरें भी आप तक हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो राजनीति है वो इस पूरे मामले में थमती क्यों नहीं, और आज तो जिस तरह की छिछली राजनीति इस पूरे मामले में देखने को मिली है उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सारिका पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी की, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील कुमार सिंह जी स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ हैं, और मलूक नागर जी लोकसभा के सांसद हैं आप बीएसपी के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुधांशु जी आप ही से करते हुए, चूंकि राहुल गांधी की ओर से सीधे ट्वीट करके निशाना साधा गया है ये कहते हुए कि संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं, क्या है इस पर जवाब आपका सुधांशु जी? चित्रा जी, यदि राहुल गांधी जी यह बात कहते हैं, इससे अधिक हास्यास्पद और विचित्र बात नहीं हो सकती है। जिन्होंने लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सिंगोल को अपने निजी संग्रहालय का हिस्सा बना दिया, यानी लोकतंत्र को निजी मिल्कियत बना दिया और लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित कर दिया। मेरे ख्याल से भारत दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि 4 पीढ़ी से लगातार एक के बाद एक अगली पीढ़ी के हाथ में ही सत्ता सौंपी जाती रहे। तो जिन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के उसे राजतंत्र में तब्दील कर दिया, वो लोग इस प्रकार की बात कहें तो और कुछ नहीं दर्शाता है लोकतंत्र के प्रति उनके मन की अवमानना, तिरस्कार दर्शाता है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में कितनी घृणा और तिरस्कार है यह दर्शाता है। और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं जो शताब्दियों में एक आध बार आते हैं, और हम जितने लोग पैनल में बैठे हैं, अब इनमें से किसी के भी जीवन काल में यह दोबारा अवसर नहीं आने वाला। बेहतर होता है कि हम इस अवसर के साक्षी बनते। परंतु अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने ताबूत दिखाया उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अपनी नाकाम हसरतों के जनाजे को नफरतों के ताबूत में दिखाने के मौके और भी आने वाले थे। कम से कम इस अवसर पर उससे अलग रहते तो ज्यादा बेहतर होता। मगर क्या करें, एक कहावत है और रामचरितमानस की एक चौपाई है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अर्थात सभी उपलब्धियां इस संसार में उपलब्ध हैं, पर जो कर्महीन है उन्हें नहीं मिलता है। और राहुल गांधी जी ने तो इतिहास रच दिया। इतिहास में अब लिख गया कि इरविन ने जिस संसद का उद्घाटन किया था उसमें मोतीलाल नेहरू जी अर्थात इनके परिवार का प्रतिनिधित्व था। गुलाम भारत में ब्रिटिश वाइसरॉय के द्वारा उद्घाटन की गई संसद का, पर स्वतंत्र भारत में 21वीं सदी के स्वाभिमानी भारत की संसद के उद्घाटन का इनके परिवार ने बहिष्कार किया। अब खैर, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब तो इतिहास में यह कलंकित अध्याय कांग्रेस और उनके लोकतंत्र के आवरण में छुपे राज परिवार के लिए तो अंकित हो ही गया। ठीक है, मलूक नागर जी मैं आपके पास आते हुए और उसके बाद बाकी विरोधी मेहमानों के पास आऊंगी। आज आप संसद के भीतर मौजूद थे, अपनी आंखों से क्या देखा? बहन मायावती की ओर से भी इसका समर्थन किया गया था कि विपक्षी दल जो कर रहे हैं वो गलत है, और सरकार की ओर से एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति भी जता दी थी उद्घाटन के अवसर पर। और विरोधी दलों की ओर से आज जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तंज कसा गया, क्या ये मौका था इस तरह की पॉलिटिक्स का? देखिए, आज जो देखा, जो जब ये बननी शुरू हुई 20 करोड़ से कम लोग थे, 47 में देश अलग हुए 37 करोड़ थे, 30 करोड़ हिंदुस्तान में, 7 करोड़ पाकिस्तान में, 2023 में 140 करोड़ लोग, बहुत छोटी जगह, पुरानी संसद और तकनीकी चीजों की वजह से देखें तो जरूरत थी। और जो लोग अब ताबूत और आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, उनका प्रवक्ता सिविल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, उनको मैंने भी समझाया स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या है और सिविल इंजीनियर्स की जो ज्यूरिडिक्शन से वो क्या है, स्टडी करके बोलनी चाहिए थे। अंदर का अगर कंस्ट्रक्टेड एरिया देखें तो डबल है पहली पार्लियामेंट से, ताबूत नहीं है वो। अगर ताबूत की बात करते हैं, वो प्लॉट का जो साइज है उसका सेटबैक एरिया को अगर छोड़ दें
उनको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, आर्किटेक्चरल की स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। कुछ भी कह दें, मैं समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस तो कंफ्यूज थी ही थी, और 3 साल से अध्यक्ष नहीं बनाया तो 81 साल का एक बुजुर्ग बनाया। ये कुछ विपक्षी पार्टियां उनके साथ जाकर के क्यों उनके उन चीज में हिस्सा ले रही हैं, उनको सीखना चाहिए देवगौड़ा जी से, पूर्व प्रधानमंत्री जी से, और 7 पार्टियां जो विपक्ष की थी, जो आज इस बदलते हुए इतिहास में जो जितने भी लोग वहां मौजूद थे, आपके सहित भी, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा आगे जब भविष्य में कभी ये मौका आएगा। और ये एक ऐतिहासिक दिन था जब अंग्रेजों की बनाई संसद से सिंगोल के आधार पे वहां पर बैठे हुए एमपीओ की और सारे लोगों की पावर ट्रांसफर होकर के बनी हुई नई संसद में आज जो ट्रांसफर हुई है एमपीओ और सारे मंत्रियों की पावर को लेके पुरानी संसद से नई संसद में, ऐतिहासिक दिन था और बहुत भव्य एक नजारा था, जो एक संकेत दे रहा था कि हम पहले 543 थे, 37 करोड़ लोगों पे जब देश आजाद हुआ, और अब 140 करोड़ पे 888 भी कम है, ज्यादा होने चाहिए। और वो 888 जब उसमें काम करेंगे, डिटेल में डिस्कशन होंगे, तो देश हित और जनहित में जो काम होगा, देश तरक्की करेगा और देश वर्ल्ड के पैमाने पे वर्ल्ड की लीडरशिप की तरफ बढ़ेगा। इस मौके को, ठीक है सर, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। आप ये कह रहे हैं कि नई संसद जो है वो नई कहानियों को बयां करती हुई नई तरक्की की राह को सशक्त करेगी, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन किसी की उम्र को लेकर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी की है, किसी की उम्र पर नहीं जाते हुए सारिका पासवान जी सीधे आपके पास आते हुए बीजेपी की ओर से तो 2 टूक कह दिया गया कि जो नई संसद है वो नए भारत की तस्वीर सामने रख रही है, और जो ताबूत की तस्वीर आपकी ओर से शेयर की गई है वो आरजेडी की है। क्या है इस पर जवाब? क्या ये मौका था कि एक ताबूत से हम तुलना करें नई संसद भवन का? आपके भी 6 राज्यसभा के सांसद हैं। ये अलग बात है कि लोकसभा में आपका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है अभी मौजूदा वक्त में, लेकिन 6 आपके राज्यसभा के सांसद हैं। जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो आरजेडी के वो लोग आएंगे इस राज्यसभा में जो नई संसद का है, या फिर नहीं आएंगे? इसको कैसे आप लोग ताबूत से तुलना कर सकती हैं सारिका जी? चित्रा जी, आज हमने देखा मानो दृश्य ऐसा था कि राज तिलक हो रहा हो, किसी को लोकतंत्र खत्म हो गया हो और राजशाही जो है वो वापस से शुरू हो गई हो। चित्रा जी, मैं आपके मार्फत जरूर दिखाना चाहूंगी, मेरे हाथ में देखिए, ये संविधान, भारत का संविधान है, और इसका आप देखिए आर्टिकल 79, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों मिलकर के बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा है। और आज देखिए दुर्भाग्य है कि जिस संसद का उद्घाटन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक निजी जो कहते हैं संस्था के रूप में या निजी भवन के रूप में जो जिन्होंने तामझाम किया, उस संसद भवन द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं दिखाई दे रहा। तो निश्चित रूप से आज का भारत के इतिहास में काला दिन के रूप में भी याद किया जाएगा। आज बहुत दुखद है कि हमारे देश की महामहिम जो एक महिला है और आदिवासी समाज से आती है, और उन्हें ही इस जो कहते हैं पूरे संसद भवन के उद्घाटन से दूर रखा गया। देखिए चित्रा जी, आसान होता है कि आप दलितों के घर में जाकर के, आप आदिवासियों के घर में जाकर के चुनावी टाइम में आप भोजन कर लेते हैं और लोगों को एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि आप दलित विरोधी नहीं है, आप आदिवासी विरोधी नहीं है। लेकिन आज आप देश की महामहिम को जो आदिवासी समाज से आते हैं, आपने उनको कैसे उस भवन में निमंत्रण तक नहीं दिया? क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है? क्या ये देश के लिए आज काला दिन के रूप में याद नहीं किया जाएगा? आज हमारे सांसद, हमारे बीजेपी के यहाँ पे हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी बातें सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि राजवंश का। सुधांशु जी, क्या आपको शर्म नहीं आई कि आप देश की महामहिम, हमारे राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से महिला आती है, आपने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया? और आपसे पलटकर सवाल पूछ लिया जाएगा। इसी महामहिम को जब वो चुनाव लड़ रही थी, एक सेकेंड मैडम, इसी महामहिम को जब वो चुनाव लड़ रही थी, किसे कहा था कि मूर्ति स्थापित करने के लिए इनके नाम को सुझाया गया है आगे? कौन से नेता थे वो? किस पार्टी से आए थे? आप ही के नेता थे ना?
तो उस समय आदिवासी नजर नहीं आई, उस समय महिला नजर नहीं आई। आज अगर इस तरह का रोना लेकर आप लोग हिंदुस्तान के सामने बैठेंगे, कौन भरोसा करेगा? बात मौके की होती है, राजनीति कीजिए। आपके भी 75 के करीब, उससे ज्यादा आपके विधायक है, पॉलिटिक्स आप कीजिए, लेकिन हर पॉलिटिक्स का एक समय होता है। ताबूत से नई संसद की तुलना आपने कैसे की, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। बाकी बातों पर आइएगा। आदिवासी और महिला, ये वाला जो रोना है ना मैम, जब आप लोग निर्विरोध चुनकर भेजते राष्ट्रपति को तो आपकी बात समझ में आती। अभी सिर्फ ये सवाल है कि ताबूत से नई संसद भवन की तुलना, जिसमें हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की पाई लगी है, 1200 करोड़ रुपए जिसमें खर्च हुए हैं, ये आम हिंदुस्तानी का नहीं है क्या? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का कैसे हो गया? और नरेंद्र मोदी से नफरत की आड़ में ये स्थिति हो जाएगी कि एक ताबूत से आप तुलना कर देंगी नई संसद भवन की, और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर कुतर्क गढ़ेंगे। देखिए चित्रा जी, अगर इन्होंने कहा कि एक आदिवासी समाज के राष्ट्रपति को इन्होंने चुना, तो उन्हें सम्मान देने में ये क्यों पीछे हट गए? क्यों उन्होंने निमंत्रण दिया? हमारे तो एक प्रश्न का जवाब देते भारतीय जनता पार्टी। इनके पास प्रश्न नहीं है इस बात का हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। सिर्फ ढिंढोला पीटने से नहीं होता है कि हम दलितों को और आदिवासी और महिलाओं को लेके साथ चल रहे हैं। आज दिल्ली का वो भी दृश्य हमने देखा जहां महिलाओं पे किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही है, किस तरह से उनके हाथ में तिरंगा उन्हें घसीटा जा रहा है। क्या देश में महिलाओं की यही स्थिति है चित्रा जी? आप भी एक महिला है, क्या आपको वो दृश्य कहीं से भी आपको स्वीकार रहे हैं जो दृश्य हम देख रहे हैं लगातार? गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई समर्थन नहीं कर सकता उस तरह की तस्वीरों का, बिल्कुल गलत है। उन तस्वीरों का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। जो हुआ वो पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था महिला पहलवानों के साथ ऐसा। मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर आपके साथ हूं, लेकिन ये जो बातें, आप मुझे पहले ये बताइए, नई संसद की तुलना ताबूत से क्यों की गई, उसके बाद डिबेट में मैं आगे बढ़ूं। और ये हिम्मत कहां से आ जाती है? नई संसद क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी का है? उन्होंने अगर उसको बनवाया है तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा, लेकिन उसमें आम हिंदुस्तानी का पैसा लगा हुआ है। ताबूत से आप कैसे तुलना कर सकती हैं? इस सवाल का आप जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल चित्रा जी, ताबूत और संसद भवन, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। वो एक सिंबॉलिक था जिसे ये दर्शाया जा रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्या करके उसे ताबूत में दफन करना चाहती है। इसे समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी कुछ और समझाना चाहती है, लेकिन समझ सीधा है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी, इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, नहीं है चित्रा जी, ठीक है। सुधांशु जी, इस पर जवाब की बात है, एक नहीं अनेक बार विपक्ष के तमाम नेताओं को बताया जा चुका है कि यह संसद का सत्र नहीं आउट है जो आर्टिकल 79 दिखाया जा रहा था। यह संवैधानिक कार्य नहीं है, यह एक सार्वजनिक समारोह है। संसद का सत्र राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के निर्देश पर ही चलता है, परंतु ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि 26 जनवरी का दिन राष्ट्रपति रहते हैं, चूंकि उस दिन गणतंत्र बना था, संविधान अडॉप्ट हुआ था, तो एक संवैधानिक समारोह है। मगर 15 अगस्त को राष्ट्रपति नहीं होती हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक समारोह है। अन्यथा किसी किताब में लिखा दिखाइए कि भवन का उद्घाटन भी एक संवैधानिक कार्यक्रम होता हो। पर उससे बड़ी बात यह है कि आपने जो लोकतंत्र के ताबूत की बात कही, तो मुझे याद आता है कि जब एक साथ आरजेडी को देखिए, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे। आज आरोप लगाया जाता 2014 के बाद उनकी भी छंटिंग हो रही है। और तब जब राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था तो कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ होगा तो अलग है। मुझे याद है सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था यदि वो 30 सेकंड से कम समय में अपने सिग्नेचर कर दें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और उसके बाद लोकतंत्र को राजतंत्र में कैसा तब्दील किया गया कि जो पार्टी कहती थी कि गरीब गुरबा की सरकार है, आज क्या ये सच नहीं है सारिका जी कि गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। और उसके बाद मैं, मेरी पत्नी, फिर मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, उससे पहले मेरा साला भी होता था। यानी जैसे राजतंत्र में सत्ता की इधर उधर मलाई बांटी जाती थी, उस प्रकार से करने वाले लोग आज आकर यह दुहाई दें। खैर, आज राजनीतिक विचार का विषय नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं संसद सबकी है, ये 150 साल तक रहेगी। कोई नहीं रहने वाला 150 साल तक। आप लोगों की पार्टी तो रहेगी नहीं रहेगी हम कह नहीं सकते हैं क्या रहेगा, मगर हम तो वो पार्टी है जो 5000 साल पहले के भारत को भी देखते हैं। 2300 साल पुरानी परंपरा का तो सेंगोल लगा हुआ है, और 200 साल और 2000 साल बाद भारत में क्या होगा वो देखते हैं। हम 10-20 साल के पैरामीटर में नहीं देखते। तो मेरा विचार था कि 150 साल तो विपक्ष को मनाने की कोशिश नहीं की ना। आप लोगों के पास भी मौका मिल गया कि विपक्षी दल अब नदारद रहे तो आराम से जो अपनी मनमर्जी है उसको चलाया जाए। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन आशुतोष जी आपके पास
आते हुए जरा समाजवादी पार्टी का रिएक्शन ले ले। स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जो कहा गया है, सेंगोल की स्थापना के कार्यक्रम में सिर्फ कट्टरपंथी दक्षिण ब्राह्मणों को बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विशेष कार्यक्रम में सभी धर्मों के गुरु प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए था। कार्यक्रम में जिस तरह दक्षिण भारत के गुरुओं को बुलाया गया है, इससे भाजपा की घृणित सोच का पता चलता है। सर, पहले तो जातियों में बांटो, फिर उत्तर दक्षिण में बांटो। ये जो आप लोगों की पॉलिटिक्स है, ये कहीं पर तो जाकर खत्म होगी ना। दक्षिण भारत से इस तरह की नफरत क्यों निकलकर सामने आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की? धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, देखिए, पहली शुरुआत ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने बोला कि सत्ता के हस्तांतरण का जो सिंबल है सिंगोल, उसके बारे में बात की उन्होंने। तो जरा बताइए, ये सत्ता के हस्तांतरण का सिंबल ये कहां से लिख हो गया सिंगोल, और कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य आपको मिले हैं? या भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से निकाला है? ये बताया गया कि श्री राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को ये एडवाइस दिया था। तो जो उनकी जीवनी लिखते हैं वो भी कहते हैं कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। जो नेहरू जी की जीवनी लिखते हैं वो भी कहते हैं ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। देश के पुराने इतिहास कहते हैं कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं। सी राजगोपालाचारी के परपोते का बयान सामने आया था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये बात पूरी तरह से सच है। सी राजगोपालाचारी के परपोते के बयान की मैं बात कर रही हूँ। अब सुनिए, अभी हाल में 2 दिन पहले उनके पोते इतिहासकार नहीं है और इतिहास में लिखने वाली चीजें इतिहासकारों के द्वारा लिखी जाती हैं। कोई भी आप एक साक्ष्य दिखा दिए जिसमें संगोल कहीं पे सत्ता का हस्तांतरण बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का बनाई हुई अपने आप प्रचारित करने का तरीका है। और एक बात आप समझ लीजिए, जब नेहरू जी ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से अपनी भारत की सत्ता ली थी, तो साम्राज्यवाद को खत्म करके लोकतंत्र स्थापित किया था। क्या नेहरू जी उसी साम्राज्यवाद के प्रतीक को संगोल को लेके वहां पे बैठेंगे? ये कोरी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की, जो देश के ऊपर थोपी जा रही है। मैं चैलेंज कहता हूं उसको, आप बताइए कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य आपके पास में, देश को वो भी तो देखे। उनके परपोते ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने कह दिया, इस तरह की बातें मत कीजिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि इस देश में इतना अच्छा दिन अगर लोकतंत्र का है, तो उसमें अगर विपक्ष नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र है? ये भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्यवाद की पहला दिन है, जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि अधिनायक कौन बनने जा रहा है। वो दिखाना चाहता आप लोगों ने भी मौका खो दिया। आप लोगों ने भी आशुतोष जी मौका खो दिया। मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आज देखिए, उपराष्ट्रपति के संबोधन की जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा गया उपसभापति की ओर से, राष्ट्रपति ने जो भेजा उसको पढ़ा गया, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास खास मौका था, वो जाते संसद भवन के भीतर, वो विपक्ष की आवाज को रखते वहां पर। ये मौका वो चूक गए, ये मौका विपक्ष चूक गया। आपके दिल की जो बात थी आप क्या कर आते वहां से? आपने तो क्लीन यहाँ पर छोड़ दिया बीजेपी के लिए, पूरे की पूरे संसद को छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहाँ विपक्ष की आवाज बन पाए आप लोग? आप विपक्ष के नेता अंदर जाते, वहां पर संबोधन करते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संबोधन था या फिर नहीं था? अहंकारी व्यक्ति जो इतना अहंकार है, जो विपक्ष को अपने साथ में नहीं ले सकता, और वो लोकतंत्र की बात कर रहा है। किस तरीके का लोकतंत्र जहां विपक्ष है ही नहीं? ये लोकतंत्र आप चाहती हैं? ये साम्राज्यवाद का पहला तरीका है, और जिसका प्रतीक संगोल है, जो दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस कभी भी गणतंत्र को नहीं मानता था, न 47 में मानता है, न 2023 में, और उसी मंसूबे में चलते हुए आज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गणतंत्र खत्म करके साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाह रहे हैं। और ये घोर निंदनीय है। इस देश के लोकतंत्र में ऐसा काला दिन नहीं होना चाहिए। करने की कोशिश की जा रही है क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? वो लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं इसे, सुधांशु जी। सबूत बहुत बोल रहे हैं। देखिए ये क्या है, देखिए यह है तमिलनाडु की डीएमके सरकार का 2021 का हिंदू रिलीजियस साइंस की रिपोर्ट है। अब सुनिए, इसमें लिखा हुआ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट। अब सुनिए इसके पॉइंट नंबर 24 तो पढ़े देता हूं। आगे लिखा हुआ है कि अधीनम थम्बिरियन स्वामिगल हैंडेड ओवर दी गैलप्ड सिल्वर scripture to Pandit Jawaharlal Nehru. This signifies the transfer of power from British Governor General Lord Mountbatten to the first Prime Minister of India. ये डीएमके सरकार का सरकारी कागज है।
आप रिलीजियस डॉक्यूमेंट से सरकार को चलाएंगे? फोटो अवेलेबल है, आप कौन सी है? कुछ भी मत ऐसे बोला करिए। अरे आप कभी उसको सही बात की, ऐसे बहुत से अनास्था है। सुधांशु जी ऐतिहासिक साक्ष्य बताइए। नेहरू जी की फोटो अवेलेबल है और नेहरू जी को ये लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में नहीं है ये। चित्रा जी मैं सवाल उठाता हूँ, चित्रा जी मैं सवाल उठाऊंगा, मैं सवाल सुधांशु जी की बात हो जाए, सुधांशु जी की बात हो जाए, उसके बाद में आपके हिसाब से ये कल्चर का प्रतीक नहीं है। चित्रा जी मैं जवाब दूंगा। अरे आशुतोष वर्मा जी की बात हो जाए, आशुतोष वर्मा जी की बात को क्या कहना है? इनकी पार्टी के लिए सिंगोल कल्चर का प्रतीक नहीं है। तमिलनाडु सरकार के लिखित बयान और नेहरू जी की फोटो के बावजूद इनके लिए सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्कृति का प्रतीक है। और आशुतोष वर्मा जी को अब मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बताइए जिसके पास कोई ना कोई राजनीतिक पद ना हो। मैंने पढ़ा है कि 30 से अधिक लोगों के पास कोई ना कोई राजनीतिक पद है। वो आप बताइए, अखिलेश यादव जी के परिवार का एक व्यक्ति बताइए जिसके पास कोई भी राजनीतिक पद ना हो। यह है लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक, और आकर आज संभाषण दे रहे हैं। बताइएगा मुझे। बोलिए आशुतोष जी। सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष जवाब देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बेचैनी देखिए। जब लोकतंत्र और इतिहास की बात की गई तो वो रिलीजियस डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, और जब बात गई तो उसके बाद वो सिमी पे आ गए, हिंदू मुस्लिम पे आ गए। और जब वो बात समझ में आई, अरे भाई डीएमके सरकार आपको देश को चलाती है क्या? आप राज्यसभा के सांसद है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अरे भाई आप बात कर रहे हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट है। अरे आप डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे भाई आप संवैधानिक दिखाइए ना, कौन से इतिहासकार ने लिखा है? और जो फोटो आपके पास में है वो एक प्राइवेट कार्यक्रम की है, वो सस्ता हस्तांतरण की नहीं है। अरे भाई वो क्या लिखा है? अरे आप अजीब बात करते हैं, रिलीजियस डॉक्यूमेंट से आप बात जोड़ रहे हैं। आप राज्यसभा सांसद हैं, ये तो गजब बात ही है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इतिहासकारों में दिखाइए, सत्ता हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन की फोटो दिखा के दिखाइए। ये रिलीजियस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक झूठा प्रोपेगेंडा। सरकार के डॉक्यूमेंट, भारतीय जनता पार्टी और सरकारी डॉक्यूमेंट हो वो बीजेपी आरएसएस का रिलीजियस कैसे हो सकता है? चित्रा जी मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झूठा प्रोपेगेंडा है, एक अधिनायकवाद पढ़ाया जा रहा है इस देश में, और लोकतंत्र का एक काला दिन है इस तरीके से जहां विपक्ष नहीं खड़ा है। कोई ऐसी संसद मानी नहीं जाती हिंदुस्तान में जहां विपक्ष के साथ नहीं खड़ा हुआ है। नहीं, डीएमके पार्टी का नहीं, आप रिलीजियस डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर। जेडीएस के लोग पहुंचे थे, दिखाइए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी के हैं, वो भी पहुंचे थे। अरे आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी, ओडिशा के मुख्यमंत्री की पार्टी की भी मौजूदगी थी। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष बिल्कुल शून्य था वहां पर। तमिलनाडु आजाद हुआ था, तमिलनाडु की सरकार का डॉक्यूमेंट, तमिलनाडु आजाद हुआ था। आप तो राज्यसभा सांसद है, देश की बात कीजिए ना, इंडियन हिस्टोरिक में दिखाइए, किसी आर्काइव में दिखाइए। 2021 में अपने तमिलनाडु के गौरव के संदर्भ में इसको प्रकाशित किया है। अरे वो क्या कह रहे हैं, बात को समझिए। उपलब्धियों में इसको प्रकाशित किया है 2021 आप बात को घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो फोटो दी गई है वो नेहरू जी की है। घुमाइए भाई, तमिलनाडु सरकार से बात करिए, वो तो आप लोगों के साथ है, यूपीए का हिस्सा है। अरे भैया वो एक प्राइवेट इवेंट था, फंसाइए नहीं लोगों को। आपने जो कहा है कि सत्ता हस्तांतरण में लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया था, आप उसका साक्ष्य दीजिए। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। आप राज्यसभा सांसद हैं, आज राज्यसभा सांसद है, आप हिंदुस्तान का इतिहास दिखाइए। मुझे आर्काइव में एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए आर्काइव तो है हिंदुस्तान के पास, आप कहीं एक फोटो दिखा दीजिए, आप कहीं लिखा हुआ दिखा दीजिए। इतना सरकारी इतना बड़ा है। और ये मैं आपको कहता हूँ, अरे आप तमिलनाडु में मत जाइए, तमिलनाडु में मत, समझ रहा हूँ क्यों जा रहे हैं। अभी आप आ रहे हैं इतनी ज्यादा परेशानी क्या होने लगी? सिंगोल को लेकर, राजदंड को लेकर इतनी परेशानी क्यों होने लगी आशुतोष जी? क्या क्या दिक्कत है? और उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई थी, आप जाकर देखेंगे। और तमिलनाडु कोई बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में है नहीं, इवन बीजेपी वहां पर मजबूत भी नहीं है। तमिलनाडु की सरकार का वो डॉक्यूमेंट है, आप उसको नहीं खारिज कर सकते। आरोप लगाना इतर बात है, लेकिन किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को आप नहीं खारिज कर सकते हैं।
तमिलनाडु में कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, ना ही बीजेपी इतनी सशक्त है कि वहां पर अकेले विपक्ष की भूमिका निभा पाए। तमिलनाडु के डॉक्यूमेंट में इन बातों का जिक्र किया गया है। वहां से तमाम साधु संत यहां पर आते हैं। उन लोगों की बात क्या आप लोगों ने दिन में नहीं सुनी है? और आप कह रहे हैं विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। बहुत सारे विपक्षी दल जो अंदर मौजूद थे। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारी है, वहां पर जेडीएस जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसके नेता यहां पर मौजूद थे, देवगौड़ा साहब। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, 20 सालों से ज्यादा से उनकी सरकार है, उनके यहां पर नुमाइंदे मौजूद थे जो सांसद हैं। दूसरी तमाम आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के। तो ऐसा तो है नहीं कि समूचा विपक्ष नदारद था और यहाँ पर बीजेपी एकमात्र अपनी ही कार्यक्रम को चलाई जा रही थी। लेकिन अब मैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपके पास आते हुए, जेडीयू के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू को ऐसा क्यों लगता है कि कलंकित इतिहास लिखने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है? और सर, नई संसद क्या कलंकित इतिहास का प्रतीक है? और बिहार में इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप जरा एक बिल्डिंग या इमारत बताइए जो एक प्रतीक बन सके बिहार के सशक्तिकरण की। कोई भी एक ऐसा मॉडल है क्या आपके पास? चित्रा त्रिपाठी जी, मैं यहां से बात शुरू करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार दंडवत होते हैं, कभी संसद की सीढ़ियों पे, कभी दंड के सामने, कभी वो संविधान के मूल्यों के प्रति यदि दंडवत होते तो पूरा भारत उन्हें आदर से देखता, नमन करता। रही बात बिहार की, जो बिहार की शताब्दी समारोह मनाई गई विधानसभा की, उसमें जो पिलर शताब्दी स्मृति का रखा गया, वो उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उसकी आधारशिला रखी। आज जो नई यात्रा बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी भाषण में कर रहे थे, वास्तव में उन्होंने नई यात्रा की शुरुआत कर दी कि भारत के संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति को नगण्य कर दिया। ये बात सही सुधांशु जी कह रहे थे कि 79 आर्टिकल में संसद में का अंग है राष्ट्रपति। तो क्या आज संसद का अंग है, तो संसद का अंग आज नई संसद बनने के समय मौजूद ना होता क्या? मैं कविता से अपनी बात और सवाल पैदा करूंगा कि इन ऊंची ऊंची दीवारों से, महंगे संगमरमर के फर्श और मीनारों से, उछलते सतरंगी फव्वारों से और कुर्सी की हजार कतारों से, तेरे झूठे वादों और खोखले नारों से, तेरी दिल में गड़ाई कटारों से, पैदा की गई बंटवारों से और ऐसे राजनीति के बीमारों से, हाय लालची उद्घाटन करने के देखने भर नजारों से, संविधान के इन हत्यारों से, क्या हमारा लोकतंत्र सफल होगा? क्या हमारा लोकतंत्र अमर होगा? लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई है। लोकतंत्र, संसद पूरे देश का एक एक कण का है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस समारोह को अपने हिसाब से नहीं ढाला? अपने नेता को कोरोनेशन की तरह, राजतंत्र की तरह नहीं समर्पित कर दिया? लोकतंत्र राजतंत्र की छाया में आज नहीं पल रहा था। उन्होंने अलग अलग पार्टियों को उदाहरण दिया कि पार्टियां राजतंत्र में हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी जो पार्टी है वो भी राजतंत्र की ओर बढ़ती चली जा रही है। एक परिवार का कब्जा आपकी पार्टी पे वर्षों से है। तो लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर आप कहें कि हम इमारतों से देश खड़ा नहीं होता, इमारतों के मूल्यों से देश खड़ा होता है, बोल भाव से देश खड़ा नहीं होता। वास्तव में यह होता कि राष्ट्रपति जी होती। और तारीख क्या चुनी गई? 28 मई विनायक दामोदर सावरकर जी के तारीख जन्म जयंती को चुना गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और विनायक दामोदर सावरकर को समानता तो दिखता है, या फिर संसद की दिशा वो किधर ले जा रहे हैं? बीजेपी के सभी नेताओं ने नमन भी किया है, लोकतंत्र की ओर नहीं जा रही, ये लोकतंत्र को कुचलने की ओर दिशा बढ़ा रहे हैं। गौरव होता है इस देश के 5000 साल के इतिहास पर भी, आजादी के आंदोलन के सपूतों पर भी। क्या वो लोग उस समय मौजूद थे? एक बात और कहूंगा, पिछली संसद में जो लोग मारे गए, सर मैं पूछ रही हूँ इतिहास कलंकित कैसे हुआ? कलंकित इतिहास कैसे लिख रही है बीजेपी? कलंकित इतिहास कैसे लिख रही है सर बीजेपी? आपकी बात सारी समझ में आ गई। कलंकित इतिहास ये क्यों कहा गया? नई संसद क्या बीजेपी के पैसों से बना है? नई संसद क्या आम आदमी के पैसों से निर्मित नहीं हुआ है? नई संसद के भीतर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आपके भी 16 लोकसभा के सांसद हैं, आपके भी कई राज्यसभा के सांसद हैं। जब नया सेशन शुरू होगा तो सुधांशु जी भी अंदर जाएंगे, मलूक साहब भी अंदर जाएंगे। क्या जेडीयू के नेता बहिष्कार कर देंगे? क्या आप इस बारे में ऐलान करेंगे यहाँ से कि नई संसद के भीतर अब तो कभी, जब तक 24 का इलेक्शन नहीं हो जाता है, नई संसद के भीतर हमारे नुमाइंदे नहीं जाएंगे? कैसे कलंकित इतिहास हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की धरती के लोग इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं तो पूछा जाएगा राजनीति पर बहस में आपके। और एक कोई एग्जाम्पल दीजिए ना सर, बिहार में आपने ऐसा क्या निर्मित किया है जिसको एक मॉडल के तौर पर देश के सामने रखेंगे?
बीजेपी के नेताओं की ओर से तो कई मॉडल ऐसे हैं जो अक्सर सामने आते रहते हैं। बिहार के तौर पर अगर कलंकित इतिहास नई संसद भवन को बनाकर नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए रोल मॉडल या फिर कोई मॉडल क्या है बिहार का, जिसको देखकर कहें कि हाँ ऐसा होना चाहिए संसद या ऐसा होना चाहिए भवन। गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान समाजवादी के मूल्यों की स्थापना जिस संसद से नहीं हो सके, तो इस संसद में जो वो दंडवत बार बार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अगर लोकतंत्र के प्रति दंडवत होते, संविधान के मूल्यों के प्रति दंडवत होते, तो देश कहीं और जा रहा होता, राजतंत्र की ओर नहीं जा रहा होता, तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ नहीं जा रहा होता। मेरा इतना भर कहना है। हाँ देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। जी ने जो अपना ओजस्वी अभिभाषण दिया, यदि यह लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति दंडवत होते तो अभी जेपी और लोहिया का नाम लिया तो आज कांग्रेस के साथ बैठकर शासन नहीं कर रहे होते, और जो तेजस्वी यादव जी के साथ काम कर रहे हैं वो तो समाजवाद के अनुसार चल रहा था। एक संयोग की बात देखिए, उन्होंने वीर सावरकर का नाम ले लिया। तीनों दल जो बैठे हैं, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जदयू, तीनों जनता परिवार के दल है। मान्यवर भूल गए एक बड़े नेता की आज 100वीं जयंती है, एनटी रामाराव, वो आप ही लोगों के परिवार के थे। देखिए कितना मोदी जी के प्रति घृणा है, और हिंदुत्व और सावरकर जी के प्रति घृणा है कि सावरकर जी का जन्मदिन है वो तो मन से निकल रहा है, एनटी रामाराव जी की आज 100वीं जयंती है वो नहीं मन से निकल रहा है। मान्यवर, तो इन्होंने एक पंक्ति कही थी, एक कविता की पंक्ति, चित्रा जी, तो आपके ही कार्यक्रम में अभी जब शुरू में मैंने देखा गीत नया गाता हूं, तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आई। मोदी जी ने 9 साल में आने के बाद इस देश को जहां से जहां पहुंचाया है, वो अटल जी की इसी कविता की मैं पंक्ति दोहरा देता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, कोयल की कुहुक रात धरे सब पीले पात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये भारत के अमृत काल के, स्वर्णिम युग के, उषा काल की, अरुणिमा की रेख दिखाई पड़ रही है, और पूरा देश नया गीत गाने को तैयार है। और आप सब लोग आपस में केवल अपना नेतृत्व खोजने के लिए यही कह रहे हैं कि गीत नहीं गाता हूं, क्योंकि अटल जी ने यह भी लिखा था जब विपक्ष की एकता टूटी थी 1989 में, तो इससे पहले उन्होंने कविता लिखी थी गीत नहीं गाता हूं, वो आपके ऊपर गई। आप ये मत भूलिए, अटल जी ने भी ये कहा था, हाँ ये पंजाब की समस्या के लिए लिखा था, में दरार पड़ गई, इसको भी मत भूला करिए। अटल जी का जो, अटल जी श्रद्धेय अटल जी की जो पार्टी थी, अरे ये पंजाब की समस्या के लिए लिखा था, हिंदू सिखों के डिवाइड के लिए लिखा था। ये जो पार्टी बनाई है आप लोगों ने, ये मोदी साहब जी की जो पार्टी है वो अटल जी से बहुत अलग पार्टी है। अटल जी बहुत महान मूल्यों के नेता थे, मोदी जी की तुलना उनसे मत करिए। मोदी जी अगर लोकतंत्र लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति दंडवत हो जाए तो हम उनका सम्मान करेंगे। उन्होंने लोकतंत्र की लगातार मुखालफत करी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिल्ली के संदर्भ में दे दिया तो तुरंत एक ऑर्डिनेंस ले आए। संसद का तो मजाक बनाया है सर आप लोगों ने। संसद की कार्रवाई का पूरा लोकतंत्र की पूरी कार्रवाई का मजाक अगर किसी सरकार ने बनाया तो 9 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया, तो हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। हम उसकी मुखालफत हमेशा करते रहेंगे और जन को ये बताते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जो आधारशिला इमारत पर शुरू की है, इमारतों से देश खड़ा नहीं होता, इमारतों की नींव से देश खड़ा नहीं होता, मूल्यों और महान मूल्यों से देश खड़ा होता है। आप इमारत पे ताली बजाते रहिए। इतना आप याद ही कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है, जेडीयू के नेता बड़ा सम्मान भी करते हैं अटल जी का, और वीर सावरकर को लेकर आप लोग तंज कस रहे हैं। तो अटल जी की वो पंक्तियां वीर सावरकर के बारे में क्यों भूल जाते हैं जिसका लेख अक्सर किया जाता है। अटल जी के शब्दों में सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं, चिंगारी नहीं, अंगार हैं, सीमित नहीं, विस्तार है, मन वचन कर्म में जैसा तारतम्य, जैसी एकरूपता सावरकर जी ने अपने जीवन में प्रकट की, अनूठी है, अलौकिक है। अब सर फिर अटल जी की ये भी बात मान लीजिए, अगर अटल जी की सारी बातें आप उनका इतना सम्मान करते हैं तो वीर सावरकर को लेकर जो उनके एक शब्द हैं उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं आप। और वीर सावरकर को लेकर ऐसा तो है नहीं कुछ छिपा हुआ था और बीजेपी अचानक से सामने आ गई और प्रकट हो गए वीर सावरकर मुद्दे के तौर पर। बीजेपी तो पहले से वीर सावरकर को लेकर आगे बढ़ती रही है। की सरकार में जब शपथ ली थी, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 1.5 घंटे के भाषण में आधे घंटे तक नेहरू जी की तारीफ की थी। और आज ये 9 साल से जो लोग खड़े हैं वो नेहरू जी, हर चौकीदार पूछते हैं कौन जिम्मेदार आपके अरे तो नेहरू जी की तारीफ तो उस वीडियो में भी हो रही है जिसमें वो सिंगोल थामे दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो तारीफ वाला ही वीडियो है सर। ठीक है सुधांशु जी, हाँ
देखिए, केवल सुधांशु मोदियों जी। की एक बात याद आ जाती है, इन्होंने कहा ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सत्य प्रकाश जी और सारिका जी और आशुतोष वर्मा जी, तीनों के नेताओं ने जब युवा नेता के रूप में अपनी राजनीति शुरू की थी तो जेपी आंदोलन से शुरू की थी। उस समय संसद का क्या दौर था, विपक्ष की सीटें खाली नहीं थी मान्यवर, तीनों से कह रहा हूं। सारा विपक्ष जेल में था, और विपक्ष जेल में ही नहीं था, ऐसा जेल में था कि कोर्ट में नहीं जा सकते थे, और भारत के सारे नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और आपको लगता है वो समय की संसद तो ठीक थी, आज उससे आज बुरी भी स्थिति विपक्ष है। की हालत नेवर, आपने वही मेरे करके विचार रखी से। है। जहां आप अपनी आंखों पर से पट्टी हटाइए मोदी विरोधी की घृणा की। ये जो मोदी ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। बाकी लोगों का भी टर्न आने दीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। ठीक है, मलूक नागर जी के पास में जाऊंगी। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लें आप। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लें आप। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा ऐसा था, लग रहा है आवाज नहीं संसदीय पहुंच पा रही है। मूल्यों के नागर साहब, अनुसार आपके यदि पास हम आते हुए देखें, तो तो जनता परिवार के बोलिए। तीनों लोगों ने उस संसद के समय युवावस्था के रूप में शुरुआत की थी, जब सारी संसद में सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और अब आज ऐसा कहना कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरे विचार से आज के युग में इतनी आधारहीन, बुद्धिहीन और तर्कहीन बात कहने से बचना चाहिए, जैसे आज के इस संसद के बहिष्कार से भी बचना चाहिए। मलूक नागर साहब, क्या एक बड़ी चूक हो गई विपक्ष की ओर से? सदन के भीतर जाकर अपनी आवाज को और मजबूती दे सकता था विपक्ष, लेकिन बाहर रहकर क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने अपनी रफ्तार को और धार दी है 2024 के मद्देनजर, या आज एक बड़ी चूक कर दी? नागर साहब, देखिए संसद पुरानी थी, उससे नई में आए हैं, और सांसदों का काम है संसद में जाके अपनी बात को रखना, और अपनी बात को रखने के बजाय या संसद ना जाने के बजाय या संसद ना चलने दिए जाए, जो पिछले 2 सत्र नहीं चल रहे हैं, जिसमें विपक्षी पार्टी विरोध हम भी करते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, टकरते हैं, पर अपनी बात रखते हैं, इसीलिए 688 पार्टिसिपेशन है। और वहां संसद जब में डिस्कशन हो रहे होते हैं, जब संसद खाली पड़ी होती है। और आज भी जहां संसद में जाके बातें रखनी है, देश की नीतियां बननी है, देश के लिए काम करना है, देश के लिए गरीबों, मजलूमों, कमजोर, किसानों, पिछड़ों, दलितों के लिए, अकलियत समाज के लिए काम करना, वहां जा नहीं रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? पिछले 2 सत्र चले गए। आज मुझे तो ये कहना है कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो सहयोगी है, उनके साथ भी बैठे हैं टेलीविजन पे, तो वो क्या कांग्रेस आगे संसद में आज ही नहीं गई, या आगे भी नहीं जाएगी, या आगे भी सदन को चलने नहीं देगी? और सुधांशु जी बैठे हैं, वैसे तो पहले तो विपक्ष करते हैं, पिछले में तो बीजेपी ने भी, सरकार ने भी, राहुल गांधी माफी मांगो, इन्होंने भी नहीं चलने दी। तो क्या ये बड़ी संसद जो बनी है, जिसमें ये तो जा ही नहीं रहे हैं, 1 साल चुनाव के लिए रह गया है, क्या आगे भी नहीं जाएंगे? क्या संसद भी नहीं चलने देंगे? तो सुधांशु जी किस तरीके से संसद को चलाएंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूं प्लीज। ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन सारिका जी, अब आपकी जो राज्यसभा के सांसद हैं, जब नया सेशन शुरू होगा तो जाएंगे राज्यसभा में या नहीं जाएंगे? क्योंकि राज्यसभा की जो थीम है वो कमल का फूल है, उससे तो दिक्कत नहीं है। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि संसद भवन जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जागीर नहीं है। तो इस गलफत में ना रहे ये कि इन्होंने अगर एक नया संसद भवन बना दिया, चलिए ठीक है, 28 तारीख को उन्होंने इनॉग्रेशन भी कर दिया, माफी वीर आज सावरकर जी के जन्मदिन के दिन उन्होंने कर दिया, तो लेकिन इस गलफत में ना रहे कि वो संसद भवन जो है ना भारतीय जनता पार्टी की जागीर हो गई। संसद भवन वो लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ देश के लिए, जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। और हमारी लड़ाई तो भाई इन सामंतवादी ताकतों, इन पूंजीपतियों के साथ जो है वो हमेशा निरंतर चलती रहेगी, चाहे सड़क हो या संसद हो, निश्चित रूप से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन मैं अभी जरूर सुधांशु त्रिवेदी सर को एक बात बोलना चाहूंगी, जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तरह तरह के जो ज्ञान यहाँ ला करके ये लाइव में लोगों को दे रहे हैं, सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बंद कीजिए। ऐसे विद्यालयों से पढ़ के आप किसी को सही ज्ञान नहीं देंगे, आधी अधूरी ज्ञान के कारण। आशुतोष जी एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, आशुतोष जी। नहीं, देखिए क्लोजिंग ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि घर ईंट दीवारों से नहीं बनता, घर के लोगों से बनता है, वैसे ही ये संसद बिना विपक्ष के अधूरी है। ये ईंट दीवारों से बड़ी साज सज्जा और करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद तब तक अधूरी रहेगी जब तक यहाँ पर सर्वदल बैठक नहीं होगी।
और ये बता दें कि 2024 में हमने भी ठान रखा है कि ऐसे साम्राज्यवाद को बढ़ाने वाले लोगों को इसी संसद से बाहर भी किया जाएगा और बताया जाएगा इस देश में लोकतंत्र चलता है। इसी बात ये बोल रहे थे, बार बार ये जनता पार्टी की बात कर रहे थे। मैं सुधांशु त्रिवेदी से बार बार बोलता हूं, आप मुगालते में मत रहिए। जब उस समय गड़बड़ कर रही थी कांग्रेस तो उसका जम के विरोध किया था। आज भारतीय जनता पार्टी उससे भी ज्यादा आगे गड़बड़ कर रही है तो उसका भी विरोध करेंगे और उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल पक्ष विपक्ष की राजनीति जारी है, जारी रहेगी। 2024 के चुनाव में तकरीबन 270 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन इन सब के बीच नई संसद का शुभारंभ हो चुका है। संविधान के नए स्वर के साथ हिंदुस्तान का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो, यही उम्मीद करते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों की ही आवाज इस संसद भवन के भीतर गूंजे।